डियर स्टूडेंट्स, हम रूस की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे रूस और भारत के संबंध में। सोवियत संघ, जिसका कि विघटन हो चुका है शीत युद्ध के अंत के साथ 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे। अतः सोवियत संघ के विघटन से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था। पूर्व सोवियत संघ की भांति ही रूस ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए। 1991 को न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति येल्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 1992 में विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल रूस और यूक्रेन गया। रूस के साथ एक नई मैत्रिक और सहयोग संधि को अंतिम रूप दिया गया। भारत ने रूसी संघ को 15 करोड़ रुपए की राशि की मानवीय सहायता देने की पेशकश की, जिसका आशय संघ की जनता के ऐसे भाग को मुसीबत में मदद करना है जो भूतपूर्व सोवियत संघ में हाल के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के बाद आर्थिक क्रियाकलापों के विघटित होने के फलस्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुई। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस पारस्परिक लाभ और दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के सम्मान के आधार पर भारत के साथ निश्चित तौर पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का समर्थन करता है। 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्सिन ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा से जहां रुपये रूबल समानता का मुद्दा हल हुआ, वहां रूसी राष्ट्रपति ने क्रायोजेनिक इंजनों और अन्य कलपुर्जों की आपूर्ति का आश्वासन दिया। दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग के बारे में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पुरानी भारत सोवियत मैत्री का स्थान लेने के लिए था। 14 सूत्री यह संधि व्यापक रूप में पूर्व भारत सोवियत संधि की तरह ही थी। अंतर सिर्फ इतना रहा कि इसमें सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं थे। इसके अतिरिक्त 9 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिनमें प्रमुख थे रक्षा आपूर्ति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा आतंकवाद से निपटने और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी समझौते। इस यात्रा की यह भी विशेषता थी कि येल्सिन ने घोषणा की कि वे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। साथ ही यह विश्वास दिलाया कि वे संयुक्त राष्ट्र में या अन्य स्थानों पर भारत का समर्थन करेंगे। यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव आएगा, तो वे इसका समर्थन करेंगे। इस यात्रा से दोनों ही देशों में द्विपक्षीय सद्भाव, सहयोग और मैत्री के नए युग का प्रारंभ हुआ। 1994 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की रूस यात्रा से प्रतिरक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों की कई बाधाएं दूर हुई। इंडो रशियन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना पर समझौता भारत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1996 में भारत व रूस में आपसी सहयोग के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से एक समझौता भारत के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच हॉटलाइन स्थापित करने संबंधित था। 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने रूस की यात्रा की। येल्सिन देवेगौड़ा शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस ने
द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस ने अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज करते हुए घोषणा की कि वह भारत में 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की योजना से पीछे नहीं हटेगा। कारगिल संकट के समय रूस ने पाकिस्तान से घुसपैठिए वापस बुलाने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की सलाह दी। 2004 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 दिन के लिए भारत की यात्रा की। भारत और रूस में सैन्य सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग के लिए अंतर सरकार आयोग का गठन था। इसके अतिरिक्त 3 अन्य समझौते रूस द्वारा भारत को एडमिरल गोर्शकोव एयरक्राफ्ट कैरियर दिए जाने, Su-30 MKI लड़ाकू विमान देने और T-90 टैंक देने से संबंधित थे। पुतिन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। भारत की इस मांग का समर्थन भी किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो। 2001 में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुतिन के साथ 6 नवंबर को शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र मुख्यतः कश्मीर और चेचन्या के मामलों पर चिंताओं से संबंधित केंद्रित दस्तावेज था। पुतिन ने 2002 तक 3 से 5 दिसंबर डेट्स जो थी उनमें भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान रूस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सशक्त और न्यायोचित दावेदारी के प्रति रूस के समर्थन की पुनः पुष्टि की। पाकिस्तान में आतंकवाद की अवसंरचना को ध्वस्त किए जाने का भी समर्थन किया। 2004 में पुतिन भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ विस्तृत वार्ता हुई, जिसके बाद आतंकवाद से अधिक एकजुट तरीके से निपटने तथा आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के सामरिक महत्व के एक संयुक्त घोषणा पत्र के अतिरिक्त आपसी सहयोग के 9 अन्य समझौतों आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा उपयोग किए जाने का समझौता तथा अंतरिक्ष, ऊर्जा, संचार व आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के समझौते शामिल थे। राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा तथा मुंबई व सेंट पीटर्सबर्ग को जुड़वा शहर का दर्जा प्रदान करने संबंधी समझौते भी शामिल थे। भारत एवं रूस रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर बने अवरोध को दूर करने में सहमत हुए। 2009 की शिखर वार्ता के बाद 2010 में दोनों देशों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रूस की यात्रा की। 5 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें एक सुखोई लड़ाकू विमान से संबंधित है। 2012 में दोनों ही देशों ने रक्षा, आतंकवाद विरोध, प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रियता जारी रखी। 2014 में निवेश को बढ़ावा देने हेतु RDFI समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व घट गया था। अब हम बात कर रहे हैं रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ की। यह महत्व इसलिए घटा था क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ में प्रतिस्पर्धा थी और दोनों महाशक्तियां निषेधाधिकार संपन्न थी।
निषेधाधिकार ने सुरक्षा परिषद की क्रियात्मकता पर ही निषेध लगा दिया था। 1992 में न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति येल्सिन ने पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भाग लिया। येल्सिन ने कहा कि पश्चिमी जगत हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हम स्वयं पश्चिमी जगत का हिस्सा है। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस को 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का ऋण देना मंजूर किया। इस सहायता को रूसी राष्ट्रपति येल्सिन के सुधार कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। यदि बात की जाए रूस और G7 की, जो अब G8 है, G7 में शामिल विकसित देशों का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 1992 में म्यूनिख में हुआ। रूस को G7 ग्रुप में शामिल करने का जापान और जर्मनी ने कड़ा विरोध किया। वैसे भी आम धारणा थी कि रूस को चुने हुए 7 में शामिल होने के लिए क्वालिफाई करने हेतु औद्योगिक विकास, उदारीकरण और निजीकरण के क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है। निराश येल्सिन ने मॉस्को रवाना होने से पहले कहा कि यद्यपि शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर पूरब व पश्चिम अभी भी विभक्त हैं। रूस के प्रति समूह 7 की नीति में परिवर्तन के लक्षण 1993 को टोक्यो में हुए सम्मेलन में मिलते हैं। सम्मेलन में समूह 7 के देशों ने मिलकर रूस को लगभग 43 अरब डॉलर की सहायता देने का निर्णय किया। समूह 7 के सभी 7 औद्योगिक देश अपने बाजार रूसी उत्पादों के लिए खोलने पर भी सहमत हो गए। 1994 में नेपल्स में संपन्न समूह 7 के सम्मेलन में रूस की सक्रिय भागीदारी ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही और यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि शीघ्र ही इस समूह का नाम G7 के स्थान पर G8 हो जाएगा। 1997 में अमेरिका के डेनवर में संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में पहली बार रूस को भी पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल कर लिया गया।